कहानी की शुरुआत एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय दुनिया से होती है जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे छुपी हुई है। यह कोई आम जगह नहीं, बल्कि मौत का एक ऐसा अड्डा है जहां हर तरफ खामोशी के पीछे छुपा हुआ खतरा सांस ले रहा है। ऊपर अंधेरे आसमान में अजीब और डरावने जीव मंडरा रहे हैं, तो नीचे गहराइयों में ऐसे खूंखार दरिंदे रहते हैं जिनके बारे में इंसानी दुनिया को आज तक कोई खबर तक नहीं थी। और इसी रहस्यमय जगह की तलाश में एक डायरेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ समंदर की गहराइयों में निकल पड़ता है ताकि वो एक एडवेंचरस फिल्म शूट कर सके। इन सब की शुरुआत होती है 1933 के न्यूयॉर्क से। चारों तरफ गरीबी और निराशा का माहौल है। इन्हीं गलियों में भटक रही है एन, एक एक्ट्रेस जिसकी नौकरी छूट चुकी है और भूख उसे चोरी करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है कार्ल से। कार्ल एक महत्वाकांक्षी और थोड़ा पागल किस्म का फिल्म डायरेक्टर है जो अपनी नई फिल्म शूट करने के लिए एक हीरो और एक हीरोइन की तलाश में है। कार्ल को एन में अपनी फिल्म की स्टार नजर आती है और वो उसे एक बड़े एडवेंचर का सपना दिखाकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेता है। कार्ल के पास एक पुराना मैप है जो उसे सिंगापुर के एक बार में मिला था। ये मैप दिखाता है स्कल आइलैंड का रास्ता, एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग सिर्फ अफवाहों में सुनते हैं। कार्ल अपनी टीम, जिसमें राइटर जैक और एक्ट्रेस एन शामिल है, उन्हें लेकर एसएस वेंचर नाम के एक जहाज पर निकल पड़ता है। लेकिन कार्ल ने किसी को नहीं बताया कि वो असलियत में कहां जा रहे हैं। कैप्टन एंगलहॉर्न को लगता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल शूट है, लेकिन जैसे जैसे जहाज गहरे समंदर में बढ़ता है, माहौल बदलने लगता है। एक रात समंदर में घना कोहरा छा जाता है, कंपास काम करना बंद कर देता है और अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कैप्टन को एहसास होता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं। तभी अचानक कोहरे के बीच से एक विशालकाय चट्टान दिखाई देती है। कैप्टन जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक बहुत बड़ी लहर जहाज से टकराती है और जहाज 180 डिग्री घूमकर सीधा उन चट्टानों से जा टकराता है। जब कोहरा छटता है तो उनके सामने होता है स्कल आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जो किसी डरावने सपने से कम नहीं लग रहा था। कार्ल, जो सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में सोच रहा है, बिना किसी डर के अपनी टीम को लेकर आइलैंड पर उतर जाता है। कैप्टन एंगलहॉर्न उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। जैसे ही ये लोग आइलैंड के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें अजीब व गरीब मूर्तियां और खौफनाक निशान मिलते हैं। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है जो किसी बड़ी मुसीबत का इशारा दे रहा है। तभी उनके सामने आती है एक विशालकाय दीवार। ये दीवार इतनी ऊंची और मजबूत है कि इसे देखकर लगता है जैसे इसे किसी बहुत बड़ी चीज को रोकने के लिए बनाया गया हो। दीवार के उस पार से अजीब सी दहाड़ सुनाई देती है। कार्ल को लगता है कि यह शूटिंग के लिए बेस्ट लोकेशन है। तभी उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो किसी पुराने कबीले की लगती है। कार्ल उसे चॉकलेट देकर दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे घूरती रहती है। जैसे ही कार्ल उसका हाथ पकड़ता है, लड़की उसे काट लेती है और चीखने लगती है। अचानक चारों तरफ से डरावने आदिवासी निकलकर आ जाते हैं। इनके चेहरे पर खून लगा है और इनकी आंखों में सिर्फ नफरत है। बिना किसी चेतावनी के वो कार्ल की टीम पर हमला कर देते हैं। एक आदिवासी एक लंबे भाले से टीम के एक मेंबर को मार देता है। हालात हाथ से निकल रहे होते हैं। कार्ल को एक पत्थर पर पटक दिया जाता है और एक आदिवासी बड़ा हथौड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक एक गोली चलती है। कैप्टन एंगलहॉर्न अपने क्रू के साथ सही वक्त पर पहुंच जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। गोली की आवाज से डरकर आदिवासी भाग जाते हैं। टीम जल्दी से जहाज की तरफ भागती है, ये सोचकर कि वो बच गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ था। उसी रात जब सब थके हुए जहाज पर होते हैं, आदिवासी चुपके से जहाज पर चढ़ाते हैं। उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि एन है। वो उसे किडनैप कर लेते हैं और वापस आइलैंड पर ले जाते हैं। जैक जब तक होश में आता है तब तक देर हो चुकी होती है। एन को एक बड़ी बलि के लिए तैयार किया जा रहा है। उसे दीवार के उस पार एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लटका दिया जाता है। जंगल से एक भयानक दहाड़ आती है और पेड़ गिरने लगते हैं। तभी कोहरे से बाहर निकलता है एक विशालकाय साया, 25 फीट ऊंचा, ताकतवर और गुस्से से भरा, द किंग कॉन्ग। एन डर के मारे चीख पड़ती है, लेकिन कॉन्ग उसे खाने के बजाय उसे उठाकर जंगल की गहराइयों में चला जाता है। अब कार्ल, जैक और कैप्टन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उस खौफनाक जंगल में घुसना और एन को उस राक्षस के चंगुल से बचाना। कॉन्ग एन को लेकर किसी पुराने खिलाड़ी की तरह जंगल के पहाड़ों को पार कर रहा है। एन उसके हाथ में एक रुई की गुड़िया की तरह उछल रही है। डर के मारे उसका बुरा हाल है। कॉन्ग एक जगह रुकता है और पहली बार हम उसे करीब से देखते हैं। एक बूढ़ा गुस्से वाला गोरिल्ला
जिसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान हैं। वो एन को गौर से देखता है, शायद वो भी हैरान है कि ये छोटी सी चीज क्या है। इधर आइलैंड की दीवार के पीछे जैक, काल और कैप्टन एंगलहॉर्न की टीम एन की तलाश में निकल चुकी है। काल अभी भी अपने कैमरे और ट्राइपॉड को लेकर इतना जुनूनी है कि उसे अपने आसपास की मौत नजर नहीं आ रही। हैस, जो एक पुराना सैनिक है, टीम को लीड कर रहा है। जंगल का माहौल इतना डरावना है कि पेड़ों के पीछे से आने वाली हर आवाज दिल की धड़कन बढ़ा देती है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। जैक और बाकी लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। दूर से एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ब्रोंटोसॉरस जैसे विशाल डायनासोरों की भगदड़ उनकी तरफ बढ़ रही है। ये कोई मामूली भगदड़ नहीं है। ये डायनासोर किसी चीज से डरकर पागलों की तरह भाग रहे हैं। जैक चिल्लाकर सबको भागने के लिए कहता है। काल भागते भागते गिर जाता है क्योंकि वो अपने कैमरे को छोड़ना नहीं चाहता। जैक उसे जबरदस्ती उठाता है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि ये डायनासोर अकेले नहीं हैं। इनके पीछे भूखे वेनाटोसॉरस पड़े हैं जो उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा सीन मौत का तांडव बन जाता है। लोग उन विशाल पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। मुश्किल से जान बचाकर ये लोग एक गहरी खाई के पास पहुंचते हैं। वहां भी मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती। जंगल में अजीब से विशाल कीड़े और मकोड़े उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग एन को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच चुका है। एन मौत का नाटक करती है ताकि कॉन्ग उसे छोड़ दे, और जैसे ही वो मौका पाती है वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल की तरफ कदम बढ़ाती है, उसके सामने दो खौफनाक डायनासोर आ जाते हैं। एन की चीख निकल जाती है। वो मौत के बिल्कुल करीब है, लेकिन तभी जंगल से एक ऐसी दहाड़ गूंजती है जिसे सुनकर डायनासोर भी कांप उठते हैं। कॉन्ग वापस आ गया है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। कॉन्ग एक हाथ से एन को पकड़े हुए है और बाकी शरीर से उन शिकारियों का मुकाबला कर रहा है। एन इस अफरा तफरी में एक पहाड़ी से गिरते गिरते बचती है और विशाल बेलों में फंस जाती है। कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो एक रेक्स को पत्थर से दे मारता है और दूसरे को खाई में फेंक देता है। आखिर में वो सबसे बड़े रेक्स का जबड़ा पूरी तरह फाड़ देता है, ये साबित करते हुए कि वो ही इस आइलैंड का असली किंग है। एन ये सब देखकर डर भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास होने लगता है कि ये विशाल जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसे बचा रहा है। इधर जैक और काल की टीम की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो एक पुराने पेड़ के बने पुल को पार कर रहे होते हैं, तभी वहां कॉन्ग पहुंच जाता है। कॉन्ग को लगता है कि ये लोग एन को चुरा रहे हैं। गुस्से में वो उस विशाल पेड़ को हिला देता है और पूरी टीम गहरी खाई में जा गिरती है। खाई के नीचे का नजारा किसी नर्क से कम नहीं है। वहां कीचड़ और अंधेरा है और उन्हें घेर लेते हैं मौत के वो कीड़े जो हजारों सालों से वहां पल रहे हैं। विशालकाय सेंटीपीड्स और डरावने कीड़े जो इंसान को जिंदा निगल सकते हैं। जैक और काल इस मौत के कुएं में फंसे हुए हैं। काल का कैमरा टूट चुका है, उसका सपना बिखर गया है, लेकिन जैक को सिर्फ एन की फिक्र है। जब सब उम्मीद खो चुके होते हैं, तभी ऊपर से गोलियां चलती हैं। कैप्टन एंगलहॉर्न रस्सी के सहारे नीचे आते हैं और टीम को बचाने की कोशिश करते हैं। काल को एहसास होता है कि फिल्म बनाने के चक्कर में उसने कितने ही मासूमों की जान जोखिम में डाल दी है, लेकिन जैक अब रुकने वाला नहीं है। वो अकेला ही जंगल की गहराइयों में निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि कॉन्ग एन को लेकर अपने सबसे ऊंचे ठिकाने पहाड़ की चोटी की तरफ गया है। यह पहाड़ की एक ऐसी चोटी है जहां से पूरा आइलैंड और समंदर साफ दिखाई देता है। एन थककर चूर हो चुकी है, लेकिन तभी वो एक ऐसा नजारा देखती है जो उसने कभी नहीं सोचा था। कॉन्ग गुस्से में नहीं है, वो बस खामोशी से डूबते हुए सूरज को देख रहा है। एन को एहसास होता है कि ये विशाल गोरिल्ला अकेला है, अपनी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ सदस्य। वो उसके पास जाती है और उसे ब्यूटीफुल कहती है। कॉन्ग पहली बार किसी इंसान की बातों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जैक ने मौत को मात देते हुए पहाड़ की चोटी तक का रास्ता ढूंढ लिया है। वो छुपकर देख रहा है कि कॉन्ग सो रहा है और एन उसके करीब है। जैक हिम्मत करके एन तक पहुंचता है और उसे जगाता है। एन जैक को देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्ग के लिए एक अजीब सा दुख है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक विशालकाय चमगादड़ जैसे जीव उन पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग की नींद टूट जाती है। अपनी पसंदीदा चीज को दूसरे इंसान के साथ देखकर उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो उन चमगादड़ों से लड़ने लगता है
और इसी अफरा तफरी में जैक और एन एक विशाल बेल को पकड़कर नीचे खाई में कूद जाते हैं। कॉन्ग उन्हें बचाने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन जैक और एन पानी में गिरकर किसी तरह आइलैंड की उस विशाल दीवार तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। दीवार के पास कार्ल एक नए प्लान के साथ तैयार खड़ा है। उसका कैमरा टूट गया था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक शैतानी सुझाव है। वो कहता है, हम अब फिल्म नहीं बनाएंगे, हम इस जानवर को पकड़ेंगे और न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। दुनिया इसे देखने के लिए पैसे देगी। कैप्टन एंगलहॉर्न और बाकी लोग पहले तो मना करते हैं, लेकिन कार्ल उन्हें अमीर होने का लालच देता है। कॉन्ग एन के पीछे पीछे दीवार तक पहुंच जाता है और गुस्से में उस विशाल दरवाजे को तोड़ने लगता है। वो पूरी दीवार हिला देता है। जैसे ही कॉन्ग दीवार के बाहर निकलता है, कार्ल और उसकी टीम उस पर क्लोरोफॉर्म के बमों और भारी जंजीरों से हमला कर देती है। कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाता है। वो कई लोगों को उठाकर फेंक देता है, लेकिन जब वो देखता है कि एन उसके सामने है और वो रो रही है, तो वो एक पल के लिए रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कार्ल उस पर एक आखिरी क्लोरोफॉर्म का हमला करता है और वो विशाल राजा बेहोश होकर समंदर के किनारे गिर जाता है। कार्ल गर्व से चिल्लाकर कहता है, द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जैक और एन जानते हैं कि ये जीत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत है। न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे थिएटर खचाखच भरा हुआ है। हर बड़ा अमीर और जर्नलिस्ट वहां मौजूद है। स्टेज पर कार्ल बड़े गर्व से खड़ा है और पर्दा उठता है। सामने विशालकाय जंजीरों में जकड़ा हुआ कॉन्ग खड़ा है, जिसके ऊपर तेज लाइट्स चमक रही हैं। लोग डर के मारे चिल्लाते हैं, लेकिन कार्ल उन्हें यकीन दिलाता है कि ये अब एक पालतू जानवर है। लेकिन कार्ल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने स्टेज पर एन की जगह एक दूसरी एक्ट्रेस को खड़ा कर दिया जो एन की तरह दिखती थी। जब कॉन्ग ने उस लड़की को देखा, उसे समझ आ गया कि ये उसकी एन नहीं है। ऊपर से फोटोग्राफर्स की फ्लैशिंग लाइट्स ने उसे और ज्यादा पागल कर दिया। कॉन्ग को अपने आइलैंड की वो खौफनाक यादें और एन का चेहरा याद आने लगा। उसका गुस्सा फट पड़ा। एक झटके में उसने अपनी लोहे की जंजीरें तोड़ दी। पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे और कॉन्ग ने स्टेज को तबाह करते हुए न्यूयॉर्क की सड़कों पर कदम रखा। वो सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा है, एन। इधर जैक को पता चलता है कि कॉन्ग आजाद हो गया है। वो तुरंत एन के पास पहुंचता है, लेकिन एन खुद कॉन्ग को रोकने के लिए बाहर निकल जाती है। उसे पता है कि सिर्फ वही उस विशाल जानवर को शांत कर सकती है। सुनसान और बर्फीली सड़क पर कॉन्ग की नजर एन पर पड़ती है। एक पल में उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो धीरे से अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाता है और एन को उठा लेता है। न्यूयॉर्क की भीड़ और शोर से दूर वो दोनों एक जमे हुए तालाब के पास जाते हैं। कॉन्ग वहां बर्फ पर फिसलता है और पहली बार किसी बच्चे की तरह खुश होता है। एन को भी वही पुराना नर्म दिल गुरिल्ला दिखाई देता है, लेकिन यह सुकून कुछ ही पलों का था। दूर से मिलिट्री के टैंकों और बंदूकों की आवाज सुनाई देती है। कार्ल की गलती की सजा अब पूरे शहर को मिल रही थी। कॉन्ग समझ जाता है कि जमीन पर वो कभी महफूज नहीं रहेगा। वो एन को लेकर न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत की तरफ बढ़ने लगता है। पहाड़ जैसी ऊंची बिल्डिंग की चोटी पर पहुंचकर कॉन्ग सूरज को निकलते हुए देखता है, वही सनसेट जो उसने आइलैंड पर देखा था। लेकिन तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। पुराने लड़ाकू विमान उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मिलिट्री ने फैसला कर लिया है कि कॉन्ग को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। विमानों ने फायरिंग शुरू कर दी। मशीन गन की गोलियां कॉन्ग के विशाल शरीर को छलनी करने लगती हैं। कॉन्ग दर्द से दहाड़ता है, लेकिन वो पहले एन को एक सुरक्षित जगह पर रखता है ताकि उसे कोई चोट न लगे। वो अपनी पूरी ताकत से उन विमानों पर हमला करता है। एक विमान को तो वो हाथ से पकड़कर नीचे फेंक देता है, लेकिन विमानों की संख्या ज्यादा है और कॉन्ग अकेला। एन चीख चीख कर उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी आवाज इंजन के शोर में दब जाती है। कॉन्ग थक चुका है। उसका शरीर खून से लथपथ है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो आखिरी बार एन की तरफ देखता है, वही ब्यूटीफुल निगाहों से। उसने एन को आइलैंड के डरावने शिकारियों से बचाया, लेकिन वो खुद को इस सिविलाइज्ड दुनिया के लालच से नहीं बचा पाया। धीरे धीरे कॉन्ग की पकड़ कमजोर होने लगती है। वो आखिरी बार एक गहरी सांस लेता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। नीचे सड़क पर लोगों का हुजूम जमा है। कार्ल भीड़ को चीरते हुए कॉन्ग की लाश के पास पहुंचता है। एक पुलिस ऑफिसर कहता है, विमानों ने इसे मार गिराया। लेकिन कार्ल, जिसके चेहरे पर अब पछतावा और दर्द साफ दिख रहा है,
वो धीमे से कहता है, नो, इट वॉज़न्ट द एयरप्लेन्स, इट वॉज ब्यूटी दैट किल्ड द बीस्ट। ऊपर बिल्डिंग की चोटी पर जैक एन तक पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि उस दोस्त को खोने का गम है जो सिर्फ मोहब्बत ढूंढ रहा था। कॉन्ग ने साबित कर दिया कि दरिंदा वो नहीं था जो आइलैंड पर रहता था, बल्कि असली दरिंदे वो हैं जो तरक्की के नाम पर कुदरत का कत्ल करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।